कामिनी, जो कि अपना घर परिवार चलाने के लिए एक बड़े घर के साफ सफाई का काम किया करती थी। उस घर में दो पति पत्नी रहते थे, निशा और वरुण। दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर अपना बिजनेस संभाल रहे थे। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक सुबह निशा चाय पी रही थी। तभी निशा कामिनी से कहती है, अरे कामिनी, यहाँ पर मेरी मैगजीन रखी थी, मुझे दिखाई नहीं दे रही। एक काम कर, मेरे कमरे में पड़ी होगी, जाकर ले आ। ठीक है मालकिन, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। कामिनी निशा के कमरे में जाती है। वरुण, जो कि नहाकर बाथरूम से अपने कमरे में आता है। उस समय वरुण के बाल गीले गीले थे और उसके बदन पर बस तौलिया लिपटा हुआ था। कामिनी बार बार वरुण को देख रही थी। जब वरुण की नजर कामिनी के ऊपर जाती है तो वरुण हड़बड़ाता हुआ बेड पर रखा हुआ कपड़ा उठाता है और अपने शरीर पर रखकर कामिनी से कहता है, अरे कामिनी, तुम यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? माफ करना मालिक, वो मालकिन ने मुझे भेजा था, मैगजीन लेना था उनको। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, ये रही मैगजीन, और तुम अभी जाओ। कामिनी मैगजीन लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कामिनी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। कामिनी का ध्यान बार बार वरुण के ऊपर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वरुण ऑफिस के लिए निकल जाता है और निकलने से पहले वो निशा से कहता है, अच्छा निशा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है और तुम थोड़ी देर बाद में आ जाना, तब तक मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वरुण निशा के सर पर किस करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सब कुछ कामिनी देख रही थी और कहीं ना कहीं कामिनी वरुण के प्रति आकर्षित हो रही थी। उसे वरुण मन ही मन अच्छा लगने लग रहा था। तभी अचानक निशा को कुछ जलने की बदबू आती है और वो किचन में आती है और देखती है कि सारी सब्जी जल गई। तभी निशा कामिनी से कहती है, अरे कामिनी, तुम यहाँ पर हो फिर भी सब्जी जल गई, पूरे घर में बदबू फैल चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं लग रहा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तबीयत तो ठीक है ना? क्या सब्जी जल गई? अब माफ करना मालकिन, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अरे सब्जी जल गई कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि घर में कोई बात हुई है क्या तुम्हारे, या फिर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, जिस वजह से तुम्हारा ध्यान काम में नहीं लग रहा। मालकिन बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरी ना तबीयत तो थोड़ी ठीक नहीं है। क्या मैं यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद मैं घर का सारा काम कर दूंगी। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तू एक काम कर, तू सारा काम छोड़ और जाकर कमरे में आराम कर। जब तुझे लगे कि तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है तब तू उठ के काम कर लेना। और वरुण तो ऑफिस जा चुके हैं, मेरा वेट कर रहे होंगे, और अब मैं भी जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज हमारी। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं अच्छे से ध्यान रख लूंगी सब चीजों का। थोड़ी देर बाद निशा ऑफिस के लिए निकल जाती है। उनके कमरे में जाती है और वहां जाकर वरुण के कपड़े लेकर उसे अपने सीने से लगाकर कहती है, मालिक के लिए तो बस मैं बनी हूँ। न जाने ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि अब उनके बिना मेरा जीना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुझे उनसे प्यार हो गया है मालिक से। दिल में जो ये प्यार का तूफान जगा है उसे कैसे शांत करूँ? क्या मालिक भी मुझसे प्यार करते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था और निशा कामिनी से कहती है, ऐसे ही निशा काम के सिलसिले से शहर से बाहर चली जाती है, पर घर पर सिर्फ कामिनी और वरुण थे। कामिनी बहुत ही अच्छे से घर का ध्यान रखती है और एक रात पूरे घर की लाइट चली जाती है। कामिनी की आंख खुलती है और वो वरुण को कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है और वो कहती है, मालिक दरवाजा खोलो ना, लाइट चली गई, मुझे ना अंधेरे से डर लगता है, इन्वर्टर भी चालू नहीं हो रहा। आ रहा हूँ, रुको। वरुण जैसे ही दरवाजा खोलता है, कामिनी डर के मारे उसे गले लगा लेती है और कहती है, मालिक मुझे ना बहुत डर लग रहा है, रात के 1 बज रहे और लाइट भी नहीं आ रही। इन्वर्टर जलाने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं चल रहा। वरुण इन्वर्टर जाकर चेक करता है। इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण इन्वर्टर चल नहीं रहा था और लाइट गई काफी देर हो गई थी। कामिनी और वरुण एक कमरे में थे
कामनी को बस एक ऐसा मौका चाहिए था जो कि आज उसे मिल गया था। कामनी वरुण के पास जाती है और उसे अपने करीब खींचते हुए उससे कहती है, मालिक, मुझे नहीं पता था कि मैं आपके करीब क्यों हूँ। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो हो रहा है ये सही है या गलत। मुझे बस इतना पता है कि जो हो रहा है फिलहाल के लिए बिल्कुल सही है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ मत बोलो। इतना बोलकर कामनी वरुण के करीब जाने लगती है। वरुण भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और वो भी कामनी का साथ देने लगता है, जिसके बाद दोनों अपनी सारी मर्यादा पार कर देते हैं। अगले सुबह जब कामनी की आंखें खुलती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। थोड़ी देर बाद जब वरुण की आंखें खुलती है तो वरुण कामनी से कहता है, कामिनी, मुझे माफ करना, जो रात हुआ वो नहीं होना था, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ और इस बात को तुम अपने तक ही रखना और जो हुआ उसे भूल जाना। जो हुआ उसे भूल जाऊं? मजाक समझाए क्या? मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी आपको करनी पड़ेगी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? मालूम है कि शादीशुदा हो तो ये सब क्यों किया? अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस कर दूंगी। वरुण बुरी तरह से डर जाता है और कुछ ही दिनों बाद कामनी और वरुण दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद निशा घर वापस आती है। जब निशा घर आती है तो कामनी से कहती है, अरे कामिनी, तूने शादी कर ली और तेरी मांग में सिंदूर भी है। वाह, मुझे बताया भी नहीं, ये सही था तेरा। हाँ, शादी कर ली मैंने और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादीशुदा लाइफ से। अच्छा चल, ये सारी बातें ना मैं तुझसे बाद में करूंगी। फिलहाल के लिए मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मेरे लिए एक कप चाय बना दे तू। ओ मैडम, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। चाय बनाना है तो खुद बनाकर पी लो। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या हो गया है तुझे? कैसी बातें कर रही है? मैं इस घर के मालिक की पत्नी हूँ तो जाहिर सी बात है ना कि मालकिन मैं हुई। शादी कर ली है मैंने वरुण से और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। ये क्या बकवास कर रही है? कुछ दिनों के लिए मैं बाहर क्या चली गई, तूने तो मेरे घर पे ही कब्जा कर लिया। रुक, मैं ना वरुण से बात करती हूँ इस बारे में। तुम्हारी एक गलती की वजह से ना तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और आज अगर तुम सही होते ना तो मैं 2 मिनट के अंदर उस कामिनी को घर से उठाकर बाहर फेंक देती। लेकिन गलती तो तुम्हारे अंदर भी है वरुण, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर तुम साथ होते ना मेरे तो मैं ये सब कुछ हैंडल कर लेती। खैर, इन बातों का ना कोई मतलब ही नहीं है और ये मत भूलो कि ये पूरी प्रॉपर्टी और ये पूरा बिजनेस मेरे नाम पर है और तुमने जो मेरे साथ किया है ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए मैं तुम्हें अपने बिजनेस और अपने प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा नहीं दूंगी। इस तरह से निशा वरुण और कामनी को उस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है और अकेले ही अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। सुमित्रा अपनी नौकरानी आशा से कहती है, अरे आशा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे, नेहा को कॉलेज जाना है, बहुत देर हो चुकी है। अभी उठेगी ना तो गुस्से में पूरे घर को सर पर उठा लेगी। बस मालकिन, मैं बस नेहा बिटिया का नाश्ता ही बना रही हूँ। कल उन्होंने ही कहा था कि उनको आलू के पराठे खाने हैं, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं समय से उनका नाश्ता तैयार कर दूंगी। थोड़ी देर में नेहा भी नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती है। आशा नेहा को गर्मा गर्म आलू के पराठे खिलाती है। नेहा पराठे खाते हुए आशा से कहती है, अरे वाह काकी, आपके हाथों के आलू के पराठे खाकर ना मजा आ जाता है। इतने टेस्टी आलू के पराठे तो मेरी माँ भी नहीं बनाती और कॉलेज में जब लेकर जाती हूँ ना मैं आपके हाथ के आलू के पराठे ना तो मेरे सारे दोस्त बड़े मजे से खाते हैं। अच्छा बिटिया, तो कभी अपने दोस्तों को भी घर लेके आना, मैं उन सभी के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। और अभी आप कॉलेज जाओ, आप बहुत लेट हो चुकी हो वरना आपकी क्लास मिस हो जाएगी। हाँ हाँ, बस मैं जाने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो एक बस स्टॉप पर किसी का इंतजार कर रही होती है। तब एक विराट नाम का लड़का अपनी बाइक से नेहा को कॉलेज लेकर जाता है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। ऐसे ही शाम को दोनों कॉलेज से घर आ रहे थे। तभी नेहा विराट से कहती है, अरे विराट, मैं क्या बोल रही थी, इतना समय हो गया हमारी दोस्ती को, तुम मुझे अपनी माँ से या फिर अपने घर क्यों नहीं ले चलते? मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ यार, और मेरा बहुत ही छोटा सा घर है, उसमें तुम ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे, इसलिए मैं नहीं लेकर जाता। अरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा है घर या फिर छोटा, मुझे तो तुम्हारी माँ से मिलना है। अरे तुम्हें मेरी माँ से क्यों मिलना है? बताओ क्या काम है माँ से? नेहा विराट से मन ही मन बहुत प्यार करती थी।
लेकिन वो विराट को अपनी मन की बात तब तक नहीं बताना चाहती थी कि जब तक विराट के मन की भी नेहा ना जान ले। समय ऐसे ही बीतता जाता है और नेहा और विराट के बीच एंट्री होती है अरुण नाम के लड़के की। अरुण जो कि नेहा के आगे पीछे घुमा करता था। ये सब देखकर विराट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और एक दिन विराट नेहा से कहता है, नेहा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो अरुण हर समय तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। पहले भी तो हम दोनों साथ थे ना, तो अब हमारे बीच कोई तीसरा क्यों आ रहा है? तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती है तो तुम मुझे बोल सकती हो। अरुण को तुम्हारे या फिर मेरी लाइफ में आए हुए मुश्किल से 10 से 12 दिन हुए और इतने समय में ही तुम मुझे इग्नोर करने लग गई। नहीं, कुछ नहीं विराट, अरुण भी हमारा अच्छा दोस्त है और जिस तरह से तुम्हारे साथ मुझे कंफर्टेबल फील होता है ना, उसी तरह से अरुण के साथ भी। तो तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो कि हमारे बीच कोई आ रहा है। समझो हमारा 3 लोगों का ग्रुप हो चुका है। नहीं नेहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद यार। अब बल्कि मुझे कोई लड़का तुम्हारे आसपास बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं तो अब अरुण के साथ ही आऊंगी जाऊंगी। पहले पता करो कि आखिर तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता और मैं क्यों उसके साथ ना आऊं ना जाऊं। नेहा अरुण के साथ घर चली जाती है। विराट को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। विराट बहुत देर से बस स्टॉप पर नेहा का इंतजार कर रहा था। नेहा बहुत देर तक नहीं आती। विराट को नेहा की चिंता होने लगती है। वो उसे कॉल करता है तो पता लगता है कि नेहा और अरुण दोनों साथ कॉलेज आ चुके हैं। विराट इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होता है। विराट कॉलेज पहुंचकर, नेहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम नहीं आई, तो मुझे लगा कि कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई और पता लगा कि तुम अरुण के साथ कॉलेज आ गई। अगर तुम्हें नहीं आना था तो कम से कम मुझे फोन करके बता देती। सॉरी विराट, मैं भूल गई थी तुम्हें फोन करना। अब से तुम अरुण के साथ कहीं नहीं जाओगी और ना ही उससे कोई बात करोगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मुझे जो सही लगता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। मतलब कि मेरा प्लान बिल्कुल सक्सेस था। प्यार तो मैं तुमसे बहुत पहले से करती थी, बस यही तुम्हें महसूस करवाना चाहती थी। इसी तरह से दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। अब विराट एक MNC कंपनी में जॉब करता था। पहले से विराट की सिचुएशन बेहतर हो चुकी थी और ऐसे ही एक दिन सुमित्रा नेहा से उसकी शादी की बात करते हुए उससे कहती है, नेहा बेटा, अब तो तेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका है। सोच रही हूँ अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। मालकिन, मेरी लाइफ में तो कोई लड़का है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है, एक बार आप उससे मिलोगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। ठीक है, फिर कल उसे घर पर लेकर आ जा, मैं भी मिल लूँ, देख लूँ कैसी पसंद है मेरी बेटी की। अगले दिन नेहा विराट को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। सुमित्रा को भी विराट बहुत पसंद आता है। तभी सुमित्रा विराट से कहती है, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी माँ है और उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है पाल पोस कर। उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए घर में झाड़ू पोछा करने का काम किया और आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करने का कारण भी मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे पीछे। मतलब कि तुम्हारी माँ नौकरानी है और एक नौकरानी मेरी बेटी की सास बनेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेहा बेटा, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। बराबरी का घर ढूंढना चाहती हूँ मैं तेरे लिए, ना कि नौकरों से रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। माँ, विराट की मम्मी पहली नौकरानी थी, अब तो विराट की जॉब लग चुकी है और अब विराट की मम्मी काम नहीं करती, वो घर पर ही रहती है। मुझे बहुत फर्क पड़ेगा बेटा इससे, और अब विराट तुम अपने घर जा सकते हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा अब नेहा का बाहर आना जाना बंद करवा देती है। साथ ही विराट और नेहा की फोन पर बातचीत भी बंद हो जाती है। एक दिन से घर से बाहर गई नेहा मौका देखकर विराट को फोन करती है और घर से भाग जाती है। विराट और नेहा दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी करके विराट नेहा को अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर में विराट की माँ आशा पूजा की थाली लाती है। नेहा को देखकर आशा भी चौंक जाती है और नेहा भी। काकी, आप विराट की माँ हैं? अरे नेहा बिटिया, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पहले से? हाँ, क्योंकि काकी पहले मेरे घर पर काम किया करती थी। माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, वरना मैं इसे पहले ही समझा देती कि कहाँ तुम इतनी अमीर घर की इकलौती बेटी और कहाँ हम गरीब। काकी, आप भी कैसे बातें करो। मैंने विराट से बहुत प्यार किया और विराट की हर चीज मुझे मंजूर है।
आप पहले नौकरानी थी तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मेहनत करके कमाना कोई बुरी बात नहीं। आप जैसे हो मुझे मंजूर हो और आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद दो। नेहा अपनी सास का पैर छूती है। आशा नेहा का अच्छे से स्वागत करती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से नेहा हमें ये सीख देती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत करके कमाने और खाने में कोई बुराई नहीं है। महिमा जो कि विधवा थी, हाल ही में उसके पति विनोद की एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। महिमा दिखने में काफी सुंदर थी, तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की जेठानी नेहा जो कि बहुत ही काली थी। नेहा एक अमीर घर की बेटी थी जो कि खूब सारा दान दहेज लेकर आई थी और उसे इसी बात का बहुत अहंकार था। एक सुबह महिमा जो कि नेहा के पति मोहन का लंच पैक कर रही थी, तो वहीं नेहा बड़े ही आराम से सो रही थी। ये सब देखकर उनकी सास विमला आ जाती है और नेहा को जगाते हुए उससे बोलती है, नेहा बहू, सुबह हो चुकी है, तू अपनी कोई जिम्मेदारी समझती है भी या नहीं? महिमा बहू तेरे पति का लंच बना रही है, बल्कि ये काम तेरा है ना कि उसका। माँ जी, भले ही मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन घर में आराम करने के लिए आई हूँ मैं। आज तक मैंने अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया और आप कह रहे हैं कि मैं अपने पति के लिए लंच बनाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि सुबह सुबह अच्छी बातें बोलनी चाहिए, लेकिन तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ऐसे शब्द बोलूं तेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। जैसे तेरा रंग है ना, वैसा ही तेरा ढंग है। शादी तूने की है मोहन के साथ, ना कि महिमा ने। बेचारी दिन रात अकेले ही घर का सारा काम करती रहती है। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, आप एक काम करो, महिमा कहाँ है, आप उसे बता दिया करो, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता तो आपको उसी की लगी रहती है ना। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। मेरी आंखें जब कोई गलत चीज देखती है तो मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। महिमा की जगह अगर तू होती तो मैं तेरा भी साइड लेती। तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम दोनों के साथ अगर गलत होगा कुछ भी तो मैं जरूर बोलूंगी। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे ये सब। आपका हो गया तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ यहाँ से। इतना सारा दहेज यहाँ पर इसीलिए लेकर आई हूँ मैं, ताकि मैं आराम करूँ, या फिर आपकी खरी खोटी सुनने के लिए लाई हूँ? हाँ, हमने तेरे बाप से दान दहेज नहीं मांगा था, और दान दहेज तो इसलिए दिया है तेरे बाप ने क्योंकि तेरा रंग इतना काला है। तुझसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए तेरे बाप ने इतना दहेज दिया और लोगों का मुंह बंद हो सके। और हमने तो बहुत मना किया था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तेरे माता पिता ने जबरदस्ती की ताकि ससुराल में उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने पति मोहन के खूब सारे कपड़े महिमा को देते हुए उससे कहती है, महिमा, ये मोहन के कपड़े हैं, जरा इसे प्रेस कर देना, और हाँ, मेरा रूम भी ठीक कर देना। ठीक है दीदी, अभी थोड़ा सा काम है मेरे पास, वो करके मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूंगी और बाकी के जो भी काम है वो भी मैं कर दूंगी। तभी वहाँ विमला आती है और विमला नेहा से बोलती है, अरे नेहा, थोड़ी तो शर्म कर लिया कर। बेचारी अकेले क्या क्या काम करेगी। अरे कम से कम अपने पति का तो ख्याल रख लिया कर। उसके जो छोटे मोटे काम है वो खुद कर लिया कर। अरे माँ जी, महिमा को हमारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन, और बेचारी विधवा है, इसका जीवन तो यूं ही कटेगा। जो जितना सेवा पानी करनी है कर लेने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप ही उसकी मदद कर दिया करो। विमला समझ जाती है कि नेहा से बहस करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक रात सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी मोहन महिमा से कहता है, महिमा, आज मेरे ऑफिस में सभी दोस्त ये कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे उनको खाने हैं। बहुत तारीफ करते हैं सब तुम्हारी। तो अगर पॉसिबल हो तो कल सुबह आलू के पराठे बना देना। बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाती हो तुम। पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं जरूर आलू के पराठे बनाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसे ही अगली सुबह महिमा मोहन के लिए आलू के पराठे बनाती है। थोड़ी देर बाद मोहन अपने कमरे से बाहर निकलता है और महिमा को अपने कपड़े दिखाते हुए उससे कहता है, वैसे महिमा, तुम्हारी चॉइस भी बहुत अच्छी है। तो बताओ ना, आज मैं ये वाले कपड़े पहन कर जाऊं या फिर ये वाले? आप एक काम करो, आज ही ब्लैक फॉर्मल ड्रेस पहन के चले जाओ, जो कि आपके ऊपर काफी सूट करेगी। थैंक यू सो मच। नेहा छुपकर मोहन और महिमा को देख ही रही थी। नेहा को ये सब देखकर महिमा से जलन होने लगती है
और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है इनका। ऐसा लग रहा है जैसे महिमा मेरी सौतन है। अब तो मेरे पति भी इसको ज्यादा ही सर आंखों पर बिछाने लगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मोहन धीरे धीरे महिमा की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ऐसे ही शाम को विमला मोहन से कहती है, अरे मोहन बेटा, आज महिमा का जन्मदिन है और हमने कुछ भी तैयारी नहीं की। बेचारी इतना मेहनत करती है, आज के दिन तो कम से कम उसे स्पेशल फील करवाना चाहिए था हमें। आप टेंशन क्यों लेती हो? मेरे होते हुए महिमा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये बात सुनकर नेहा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी मोहन उससे कहता है, और आज ना मैं महिमा को बाहर लेकर जा रहा हूँ खाना खिलाने के लिए। उसका बर्थडे है ना, तो आज से बहुत स्पेशल लगना चाहिए उसे। वो विधवा है और उसे बर्थडे बनाने का कोई हक नहीं। और एक बात और, तो मेरे पति हो या उसके, मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ही ज्यादा महिमा लगा रखा है तुमने। तुम्हें उसका बर्थडे याद है, उसको स्पेशल फील कराना है। ये याद है तुमने कि कुछ दिनों से मुझे टाइम देना तुमने बंद कर दिया है। भूल गए होगे कि तुम्हारी एक पत्नी भी इस घर में रहती है, जिसके लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। सच में तुम मेरी पत्नी हो या फिर आज तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरे पत्नी हो? मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम अमीर बाप की घमंडी और खूब सारा दान दहेज लेकर आई हुई एक बहू हो इस घर की। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। कहना ये चाहता हूँ, शादी के बाद से मेरी सारी जिम्मेदारियों को मेरी माँ ने उठाया है, और महिमा के आने के बाद महिमा ने कभी तुम्हें कुछ भी करने नहीं दिया। तो तुम इस घर में किस लिए हो? और आज जब तुम्हें नजरअंदाज किया जा रहा है तो तुम्हें याद आ रहा है कि तुम इस घर की पत्नी हो। तुम्हारे प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर ऐसा है तो हमारे प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम खुद सोचकर बताओ। देखो, बातें घुमाने का कोई मतलब नहीं। साफ साफ बोल दो कि अब तुम्हें महिमा बहुत अच्छी लगने लगी है, तुम्हें उसके साथ रहना है। यही तो तुम्हारी घटिया सोच है। ये सब तो मेरा और माँ का एक प्लान था, ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम इस घर की बहू जैसे महिमा है। ऐसे महिमा इस घर का सारा काम करती है, इस घर की सारी जिम्मेदारियों को समझती है, वैसे ही तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये सब सुनकर नेहा को एहसास होता है कि शायद वो गलत थी, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगती है। और अब से नेहा और महिमा दोनों मिलकर घर का सारा काम करती है, और साथ ही नेहा मोहन की हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान खुद ही रखने लगती है।